कलर चेंजिंग कार से लेकर सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर तक, ट्रिपल फोल्डिंग डिस्प्ले से लेकर सोनी के कार तक, CES 2020 हैज एवरीथिंग। लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बियॉन्ड द फ्यूचर बहुत ज्यादा आगे की बात है, या फिर जो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं है आज के टाइम के हिसाब से। लेकिन अभी जो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो उन टेक्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो डेफिनेटली फ्यूचर में हमें हमारे यूज के तौर पर दिख सकते हैं, या फिर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसको अगर कुछ ऐसा किया जा सके हमारे डेली लाइफ में वो आ जाए तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा हम दोनों के लिए, कंपनी के लिए एज वेल एज कंज्यूमर्स के लिए। तो चलिए उन सारी चीजों को अभी डिस्कस करते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम टीवीज की बात करें तो हमें पता है OLED इज बेटर देन एवरीथिंग एल्स, लेकिन OLED की यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि उसकी जो ब्राइटनेस है वो नॉर्मल LED के मुकाबले थोड़ी कम होती थी, क्योंकि वहां पर जो फिल्टर होता था वो लाइट की आउटपुट को थोड़ा सा कम कर देता था। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि सैमसंग अपने क्वांटम डॉट पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो सैमसंग ने इन क्वांटम डॉट की R&D का बहुत तगड़ा फायदा उठाया और उसने वो करके दिखाया जो अभी तक दूसरे डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर्स नहीं कर पा रहे थे। उसने OLED के ऊपर क्वांटम डॉट्स का यूज कर लिया आखिरकार, और इसकी वजह से जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्वांटम डॉट्स लाइट को इल्यूमिनेट करते हैं और ज्यादा अगर उसके पीछे से लाइट पड़ती है तो, और इसी वजह से जो अभी तक वन ऑफ द प्रॉब्लम्स थी OLED की ब्राइटनेस का कम होना, उसको यहाँ पर बहुत ही तगड़े तरीके से सॉल्व कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर LG का यह मानना है कि हम अपनी क्लैरिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगे, ब्राइटनेस वगैरह पर इतना ज्यादा ध्यान अभी के लिए नहीं देते, इसीलिए वो अभी सिर्फ OLED के ऊपर ही लगा हुआ है। हालांकि उसने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कंप्लीट कर ली है। OLED टीवीज को बड़ा बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। OLED जब छोटे होते हैं तब तक ठीक है, जितना उसको आप बड़ा करते जाओगे उतने उसकी पावर कंजम्पशन बढ़ती जाएगी, जितने ट्रांजिस्टर्स लगे होंगे उसकी वजह से जो हीट जनरेट होगी उसका इंपैक्ट जो आपकी डिस्प्ले पर पड़ेगा वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। ओवरऑल मैं कहूं प्रोडक्शन कॉस्ट से लेकर उसकी जो हेल्दी लाइफ होगी वो भी बढ़ती जाएगी अगर OLED डिस्प्ले का साइज बढ़ता जाएगा तो। लेकिन उसी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करते हुए LG ने 97 इंच की एक LED बनाई है, OLED बनाई है, जो कि अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी OLED स्क्रीन है, या OLED टीवी है, OLED स्क्रीन नहीं। अब ये चीज उन्होंने अचीव कैसे करी, उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है इनके नए प्रोसेसर को, जो कि है Alpha 9 Generation 5 प्रोसेसर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जितना ज्यादा बड़ा डिस्प्ले होगा उतनी पावर कंजम्पशन ज्यादा होगी, उतनी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, लेकिन ये प्रोसेसर इसे बहुत ही तगड़े तरीके से मैनेज करता है। यहाँ पर जो भी ब्राइटन एरिया है, जहाँ की जो पिक्सल्स है उनको पूरा जलना है, अपने 100% पोटेंशियल तक जलना है, सबसे ज्यादा हीट जनरेट करनी है, तो ये वहां पर पावर डिलीवरी अलग तरीके से देगा। बाकी जगह पर जहां पर इल्यूमिनेट कम होना है वहां पर पावर डिलीवरी को अलग तरीके से मैनेज करेगा। ओवरऑल पावर कंजम्पशन जो है वो भी कम होगा, हीट जनरेशन भी कम होगी, पिक्सल बर्निंग का जो इशू है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा इस चीज की वजह से। तो यहाँ पर ये काफी एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो OLED के अंदर प्रॉब्लम्स हैं उनके खिलाफ। इसी के साथ साथ ये दुनिया की पहली टीवी बन जाती है जिसके अंदर HDMI 2.1 का पोर्ट हमें देखने को मिलता है। ये पोर्ट 4K स्ट्रीम को 120 FPS या 120 हर्ट्ज तक स्ट्रीम कर सकता है। ये इतना फास्ट है, आप ये लगा लो 4K इमेज को 1 सेकंड के अंदर 120 4K इमेज को ये ट्रांसफर कर सकता है। अब डेफिनेटली ये चीज आपके टीवी के लिए उतनी हेल्पफुल नहीं है, लेकिन अगर आप गेमिंग करते हो, Xbox हो गया, PS4 हो गया, आपका PS5 हो गया, इन सब के अंदर 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करने वाले 4K गेम्स अगर आप खेलते हो तो डेफिनेटली इस OLED स्क्रीन के अंदर आपको नेक्स्ट लेवल का मजा आने वाला है। इसी के साथ साथ सोनी ने भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक के ऊपर काम करा है। उसने अपनी टीवी के साथ एक वेबकैम को अटैच करा है। ये वेबकैम एक्चुअली में क्या करेगा, आपके मूवमेंट को और आपकी प्रेजेंस को सेंस करेगा, उसके हिसाब से ये अपने साउंड आउटपुट को एडजस्ट करेगा ताकि आपको एक बेहतर साउंड एक्सपीरियंस के लिए उस टीवी के बिल्कुल सामने न बैठना पड़े। अभी आप टीवी के राइट या फिर थोड़ी से लेफ्ट ओरिएंटेशन में बैठते हो तो आपको एक डॉपलर इफेक्ट देखने को मिलता है, मतलब एक साइड से थोड़ी ज्यादा आवाज आएगी, आपको ये पता चलेगा कि हाँ टीवी आपके राइट में है या फिर टीवी आपके लेफ्ट में है। ये चीज ठीक भी है, लेकिन अगर आप किसी वजह से आपको इधर उधर बैठना पड़ रहा है तो उस टाइम पर ये देखेगा कि सामने कोई भी नहीं है, टीवी के लेफ्ट में एक बंदा मौजूद है, तो उसके हिसाब से ये साउंड को ऐसे रीडायरेक्ट करेगा कि आपको पूरा 100% जो अटेंशन है वो आपकी तरफ, 100% वॉल्यूम का
उसका जो थ्रो है वो आपकी तरफ आए, ना कि सामने की तरफ। तो ये बहुत ही ज्यादा एक कूल चीज है। लेकिन जैसा कि एक अच्छी चीज के साथ हमेशा एक खराब चीज भी आती है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली जब कैमरा है वो आपको ट्रैक कर रहा है, दोनों चीजें, कैमरा एक ट्रैकिंग, यहाँ पर प्राइवेसी का बहुत बड़ा इशू हो सकता है। अब आप कहोगे कि इसके अंदर ऑफ का भी ऑप्शन होगा, जब टीवी ऑफ हो जाती होगी तो ये ऑफ भी हो जाता होगा। हाँ, हो जाता होगा, लेकिन हम लोग नॉर्मली टीवी को रिमोट से ऑफ करते हैं, कौन बार बार स्विच ऑन ऑफ करता है? और हमें पता है कि कंपनी कब क्या डेटा लेगी, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। तो प्राइवेसी इशू तो देखो है। टीवीज के बाद अगर हम मोबाइल टेक की बात करें तो यहाँ पर ऑब्वियसली फ्यूचर सिर्फ एक है हमें जो दिख रहा है, वो है फोल्डेबल्स का। लेकिन यहाँ पर अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट्स दिखाए गए हैं। सैमसंग की तरफ से सैमसंग फ्लेक्स S दिखाया गया है, जो कि एक ट्रिपल लेयर फोल्डिंग फोन है। अब इसका प्रैक्टिकल यूज क्या हो सकता है मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये 2 साल पहले TCL भी CES 2020 में दिखा चुका है। तो अब सैमसंग का ये लाने का क्या मकसद है? तो ये और ये इन तरह के डिस्प्लेस को दिखाने का सैमसंग का फोन को दिखाने का मतलब नहीं है। उनको ये दिखाना है कि उनकी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी कितनी आगे पहुंच गई है। उन्हें ये बताना है कि उनका फ्लेक्सिबल डिस्प्ले का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है वो कितनी ज्यादा हैं और क्या क्या चीजें उनकी डिस्प्लेस के थ्रू अचीव करी जा सकती हैं। ये प्रोडक्ट शोकेस नहीं था बल्कि एक डिस्प्ले शोकेस था। इसी के साथ साथ एसुस की तरफ से हमें ZenBook देखने को मिली है, जो कि एक फोल्डेबल डिस्प्ले कह लो या फिर फोल्डेबल लैपटॉप कह लो। मतलब ये एक ऐसा लैपटॉप है जो आप एज अ टैबलेट भी यूज कर सकते हो और उसको डिटैच करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरा स्क्रीन एज अ टैबलेट की तरह काम करेगा। लेकिन फोन्स तक चलो ठीक था, एक्सेप्टेबल था, लेकिन लैपटॉप्स के केस में क्या हमें ये चीज फ्यूचर में देखने को मिल सकती है? मेरे हिसाब से नहीं। ना तो ये कंपनीज के लिए प्रॉफिटेबल है और ना ही कंज्यूमर्स के लिए इतना प्रैक्टिकल। जब भी हम इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाते हैं वहां पर डिस्प्ले के साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा जो इशू आता है वो होता है उसका हिंज की ड्यूरेबिलिटी। उस प्रोडक्ट के लाइफ के डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल है। जितना अच्छा हिंज होगा उतनी ही उस प्रोडक्ट की अच्छी लाइफ भी होगी। और लैपटॉप्स एक ऐसी चीज है जहां पर लोग उसे कॉस्मेटिक की तरह बहुत कम यूज करते हैं, उसे एक प्रोडक्टिव टूल की तरह ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट कंज्यूम करने के लिए जितना अच्छा दिख रहा है, प्रोड्यूस करने के लिए मेरे हिसाब से उतना अच्छा चीज नहीं होगा। इसी वजह से ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दिखने में ठीक लग रहे हैं, लेकिन ये रियल लाइफ में बहुत सारे लोगों के लिए यूजफुल नहीं होंगे। दूसरी बात, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल जो पावरफुल हार्डवेयर होता है उसके लिए भी जगह चाहिए होती है और सबसे बड़ी बात उसकी हीट डिसिपेशन के लिए जगह चाहिए होती है। डिस्प्ले OLED टैग जो है, फोल्डेबल टैग भी अगर हो, वो भी डिस्प्ले एक बहुत बड़ा पोर्शन लेता है। और पोर्टेबल चीज के अंदर हमें बैटरी भी चाहिए, पावरफुल हार्डवेयर उसके लिए जगह चाहिए, फिर हीट के लिए जगह चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये चीज मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं है। और दूसरी बात, इस चीज को मैन्युफैक्चर करके एक अफोर्डेबल या फिर खरीदने लायक प्राइस में बेचना, मास प्रोड्यूस करके, वो कंपनीज के लिए भी एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इस वजह से मैंने डिस्कस कर लिया इस चीज को। इसके बाद अगर हम कार की टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें तो CES 2022 में जो वन ऑफ द बेस्ट चीज हमें देखने को मिली वो थी ये, हमारे सामने एक कार अपने कलर को चेंज कर रही है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, ये ई-इंक डिस्प्ले के ऊपर बेस्ड है। इसी के साथ साथ मर्सिडीज ने अपनी बेंज EQXX भी लॉन्च करी है, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है और देखने में ये बहुत ही कमाल की लग रही है। साथ ही साथ ये अपने एक विंटेज लुक को बहुत ज्यादा मेंटेन कर रही है। दूसरी बात, इस कार की जो स्पेशलिटी है वो है इसका लॉन्ग रेंज। ये एक चार्ज के अंदर करीब 1200 किलोमीटर तक जा सकती है। ये डिस्टेंस इतना है कि आप इजीली दिल्ली से मुंबई तक एक चार्ज के अंदर जा सकते हो। अब इसमें इसके डिजाइन के साथ साथ बैटरी के अंदर इतनी बड़ी रेंज आ पाना, ये आखिर पॉसिबल हुआ कैसे? तो यहाँ पर सबसे पहली बात, ये जो सुपर कार्स होती हैं इस तरह की, उसके अंदर जो बैटरी टेक्नोलॉजी होती है वो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल कार होती हैं उनसे थोड़ी सी एडवांस होती है। दूसरी बात, ये एक परफॉर्मेंस कार नहीं है। हालांकि परफॉर्मेंस कार न होने के बावजूद भी ये 0 से 100 किलोमीटर पर आवर सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड के अंदर चली जाती है। लेकिन फिर भी इसका जो मेन गोल था वो था एफिशिएंसी। साथ ही साथ इसके अंदर जो डिस्क पैड यूज करे गए हैं, जो इसकी बॉडी पर अलग अलग चीजें यूज करी गई हैं, उसमें काफी ज्यादा वेट को घटाया गया है। तो इस साइज की जो नॉर्मल कार्स होती हैं उसके
मुकाबले इसका वेट करीब 400 किलो से भी ज्यादा कम है। इसके वेट के साथ साथ इसका जो एरोडायनामिक्स है वो भी बहुत ज्यादा कमाल का है। इसी वजह से इसको बहुत ही कम एयर रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। जितनी कम एयर की रेजिस्टेंस होगी उतना ही कम ये बैटरी भी कंज्यूम करेगी, क्योंकि उतना कम पावर लगाना पड़ेगा इसे आगे जाने के लिए। यहाँ पर जो नॉर्मल स्पोर्ट्स कार भी होती हैं उसका भी जो ड्रैग कोफिशिएंट होता है वो करीब 0.22 से 0.5 के आसपास होता है। यहाँ पर इस कार का है 0.17, जो कि बहुत ज्यादा कम है। इसी के साथ साथ इस गाड़ी के ग्लास पर करीब 117 मिनी सोलर पैनल्स भी लगाए गए हैं, जो कि ऑब्वियसली मोटर को पावर देने के लिए तो नहीं है। इस गाड़ी के अंदर दूसरा जो भी इलेक्ट्रिक काम है, जैसे आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम, आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एसी, ये जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे इसी सोलर रूफ से जो पावर आ रही होगी वहां से इसकी पावर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करा जाएगा। इसी के साथ साथ अगर इनोवेशंस की बात हो रही है और वहां पर गूगल का नाम ना हो, ये होना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। गूगल अपने एंड्रॉइड और विंडो और अपने क्रोमबुक के साथ, क्रोमबुक ओएस और एंड्रॉइड ओएस, इन दोनों के साथ इसके इकोसिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने का प्लान अपना बताया है। जैसे अभी आप आई मैसेजेस देखते हो, मतलब एक मैसेज आपके कंप्यूटर में और आपके फोन में एक साथ आता है। सिमिलरली यही चीज आपको कुछ टाइम में एंड्रॉइड और विंडोज के अंदर भी देखने को मिलेगी। जैसे अभी कॉल आपके फोन पर आती है तो वो आपके फोन, आपके टैबलेट, आपके लैपटॉप वगैरह सब पे आ जाती है एप्पल इकोसिस्टम के अंदर। सेम वही चीज गूगल भी ट्राई कर रहा है। अब ये चीज हो पानी कितनी ज्यादा मुश्किल है, ये एक कंप्लीटली अलग टॉपिक है। इसके लिए चैलेंजेस कितने सारे हैं उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन गूगल ने अपना प्लान तो भी बता ही दिया है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिला एमेका नाम का ह्यूमनॉइड, और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है वो आप देख ही सकते हो। यहाँ पर आप इसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख सकते हो। जो चीज हम मूवीज वगैरह में देखते हैं वो चीज हमें रियल लाइफ में देखने को मिल रही है आजकल। ये बिल्कुल इंसानों की तरह रिएक्शन तो देता ही है, लेकिन ये सामने वाले के रिएक्शन को पढ़ भी सकता है और उसके हिसाब से अपने रिएक्शन को मैनिपुलेट भी कर सकता है। अगर सामने वाला खुश है तो ये खुश होकर दिखाएगा, सामने वाला अगर उदास है तो ये इसको कंपेंसेट करेगा। ये इसकी सबसे बड़ी बात है। यहाँ पर एआई, मशीन लर्निंग और हमारा जो मैकेनिज्म है, जो मैकेनिक्स है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ और भी दूसरी बहुत सारी चीजें CES 2020 में लॉन्च करी गई हैं। अगर आपने इस इवेंट को देखा, इसको फॉलो करा, तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट चीज क्या थी इस CES 2022 में, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।